वैदेही मैथ्स फंडामेंटल योग वीडियो 2 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, योग अर्थात जोड़ने की मौलिक संक्रिया का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्यारे दोस्तों, मैं पहली बात आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए, योग अर्थात जोड़ने को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 को देखना बेहद ही आवश्यक है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 को देख लेने के बाद ही आप पार्ट 2 को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम योगफल प्राप्त करने की वैदिक विधि पर चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, योगफल प्राप्त करने की जो वैदिक विधि है, इसमें मुख्यतया 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। पहला जो सूत्र होता है वह है शुद्धः। पहला सूत्र है शुद्धः और दूसरा जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वह है एकाधिकेन पूर्वेण। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं इन सारे सूत्रों को बेहद ही सरल ढंग से आपके सामने रखूंगा। ये बेहद ही आसान है, केवल आपको समझते जाना है। और यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं जिनसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बैंक, एसएससी, यूपी टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के 90% क्वेश्चंस को, 90% न्यूमेरिकल्स को आप इन विधियों का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। आइए, हम बात कर रहे थे कि वैदिक विधि, योगफल प्राप्त करने की जो वैदिक विधि है उसमें मुख्यतया 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला सूत्र है शुद्धः। हम पहले आइए चर्चा कर लेते हैं कि शुद्धः का क्या मतलब होता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, संस्कृत में सूत्रों के रूप में इन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं? शुद्धः। यानी ये जो अंक हैं ये अपने शुद्ध स्वरूप में है। अगर इनके साथ दहाई का कोई अंक आ गया, तो हम शुद्धः विधि का प्रयोग करके उस दहाई के अंक को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 19 है, अगर हमने 19 पर शुद्धः सूत्र का प्रयोग किया तो केवल हमें क्या मिलेगा? 9। 1 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे मान लीजिए 21 है, 21 में शुद्धः विधि का प्रयोग करेंगे तो केवल 1 आएगा, 2 को हम हटा देंगे। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में अगर शुद्धः सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो केवल क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, 1 को हम छिपा देंगे। यानी कहने का मतलब केवल इकाई के अंक को हम रखते हैं, दहाई के अंक को हटा देते हैं। यही कहता है हमारा शुद्धः सूत्र। एक बार फिर से मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या आ गई 14, तो 14 में जब हम शुद्धः सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? केवल 4 मिलेगा, 1 हमारा हट जाएगा। तो यह तो है शुद्धः। मैं उम्मीद करता हूं कि शुद्धः सूत्र आपकी समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्धः स्वरूप में केवल यही अंक ही अपने शुद्ध स्वरूप में होंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बाकी इनके साथ अगर कोई दहाई का अंक आ जाता है तो उसको हम हटा देते हैं और उसको हटा करके इन्हीं शुद्ध स्वरूप में अपने अंकों को फिर से ले आ लेते हैं। यही है शुद्धः। अब इसके बाद एक सूत्र और आता है एकाधिकेन पूर्वेण। अब आइए हम जरा समझने का प्रयास करें कि एकाधिकेन पूर्वेण का क्या मतलब होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सूत्र से ही स्पष्ट है, एकाधिकेन, एक अधिकेन यानी एक ज्यादा। किससे ज्यादा? पूर्वेण, पूर्व से यानी पहले से। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले से एक ज्यादा। प्यारे दोस्तों, एकाधिकेन पूर्वेण को और आसानी से समझने का मेथड यह है कि जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है 2, कोई संख्या दी हुई है 2, हम अगर इसमें एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे तो इसके ऊपर क्या रख देंगे? एक बिंदु रख देंगे। अब दोस्तों एकाधिकेन पूर्वेण,
पहले से एक अधिक। तो दोस्तों अगर हमने 2 के ऊपर बिंदी रख दी तो अब जानते हैं यह 2 नहीं रहा, अब ये इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी ये पहले से एक अधिक हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि यह सारणी आपको अच्छे से याद कर लेनी होगी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ लेनी होगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए 9 के ऊपर हमने बिंदु रख दिया तो वास्तव में ये एकाधिकेन पूर्वेण का सूत्र लग गया इसमें। अब इसका मान कितना हो गया, 10। दोस्तों जैसे 8 के ऊपर बिंदी लग गई तो वास्तव में क्या ये 8 है, जी नहीं, अब ये कितना हो गया, 9। अगर मान लीजिए 7 के ऊपर बिंदी लग गई एकाधिकेन पूर्वेण तो अब यह 8 हो गया। अगर मान लीजिए 6 के ऊपर बिंदी लग गई तो अब यह 7 हो गया। अगर 5 के ऊपर बिंदी लग गई तो अब यह 6 हो गया। 4 के ऊपर बिंदी लग गई तो अब यह 5 हो गया। 3 के ऊपर बिंदु लग जाने का मतलब अब यह 4 है, 3 नहीं है। 2 के ऊपर बिंदु लग जाने का मतलब अब यह 3 है, 2 नहीं है। 1 के ऊपर बिंदु लग गया तो अब यह 2 है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर 0 के ऊपर बिंदु लग गया तो यह 1 है। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी कि 0 के ऊपर अगर बिंदु रख दिया जाएगा, 0 के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। तो एकाधिकेन एक अधिक किससे, पूर्व से, तो पूर्व में ये संख्या क्या थी, 0 थी। एकाधिकेन एक अधिक हुआ तो अब यह क्या हुआ, 1 हो गया। कहने का मतलब कि हम अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को वैदिक गणित के संकेतों में इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें 1 लिखना होगा तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 0 के ऊपर बिंदु रख देंगे। अगर कहीं पर 6 के ऊपर बिंदु है तो हम उसका मतलब 7 समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह टेबल आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब पूर्व से एक अधिक। जैसे मान लीजिए एक संख्या 8 है, इसमें एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लग गया, इसके ऊपर बिंदी रख दी गई तो अब इसका मान कितना हो गया, 9। प्यारे दोस्तों योगफल प्राप्त करने की 2 प्रमुख विधियों, योगफल प्राप्त करने की वैदिक विधि में इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण सूत्रों का इस्तेमाल होता है और आपने इन दोनों ही सूत्रों को बेहतर ढंग से समझ लिया। पहला सूत्र क्या था, शुद्धा। शुद्धा में मैंने आपको क्या बताया, 0 से लेकर के 9 तक यही अंक हमारे अपने शुद्ध स्वरूप में होते हैं। अगर इनके साथ कोई दहाई का अंक आता है तो उस दहाई के अंक को हम हटा देते हैं। दूसरा क्या आया, एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व से एक अधिक, पहले से एक अधिक। इसका कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 5 इस समय है, इस समय ये 5 है, लेकिन एकाधिकेन पूर्वेण लग गया तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पूर्व में वह 5 थी, एकाधिकेन एक अधिक हो गई, अब उसका मान कितना हो गया, 6। मैं उम्मीद करता हूं कि यह दोनों ही सूत्र आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है अब आपको यही सीखना है। प्यारे दोस्तों मैं एक बात आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, यह वैदिक विधि योगफल प्राप्त करने की इतनी सरल और सुग्राह्य विधि है कि मंदबुद्धि का विद्यार्थी भी इस विधि से बड़े योगफल को सरलता से हल कर लेगा। क्योंकि जानते हैं इसमें कभी भी संख्याओं का योगफल 19 से ज्यादा होता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अगर बड़े से बड़ा जोड़ हो और हम उसको स्तंभ विधि से जोड़ें तो 28 6 34, 34 में फिर 5 जोड़ेंगे 39, इस तरीके से लंबा होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या सुविधा है, वैदिक गणित हमारी कहती है कि कितना भी आप जोड़ डालेंगे लेकिन अंकों का योगफल 19 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आइए इन सूत्रों का प्रयोग योगफल को ज्ञात करने में कैसे किया जाए। आइए दोस्तों, हमें इन योग के प्रश्नों को वैदिक विधि में शुद्ध और एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रों का प्रयोग करते हुए हल करना है, योगफल प्राप्त करना है। प्यारे दोस्तों मैं आपको पहली बात तो ये समझा दूं कि शुद्ध में ध्यान रहे कि 0 से लेकर के केवल 9 तक के ही अंकों का प्रयोग होगा। जैसे ही इन अंकों के साथ दहाई का अंक आता है उसको हम हटा देते हैं। यह विधि है शुद्ध। एकाधिकेन पूर्वेण, कोई भी संख्या हो, यदि 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक हो, अगर उसके ऊपर बिंदु रख दिया जाता है तो उसका मान एक अधिक हो जाता है। एकाधिकेन
पूर्वेण। जैसे 5 के ऊपर बिंदी हो गई तो पहले तो ये 5 था, लेकिन अब एकाधिकेन एक अधिक हो गया, अब यह हो गया 6। आइए देखते हैं। यहां पर एक बात आपको और नोटिस कर लेनी होगी कि जैसे ही अंकों का योगफल 9 से ज्यादा होने लगेगा, वैसे ही हम सबसे पहले शुद्धा, फिर उसके बाद एकाधिकेन पूर्वेण, इन विधियों का प्रयोग कर लेंगे। जैसे आइए देखते हैं। हम पहले 3 और 6 को जोड़ लिए, 6 3 9। क्या यह योगफल 9 से ज्यादा हो गया? जी नहीं। 9 के बाद हमने जोड़ लिया 7, 9 7 16। मैंने आपको क्या बताया था कि शुद्धा में केवल शुद्ध अंकों का ही प्रयोग करना है। 16 में हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। 16 में हमने क्या ले लिया? 6। एक को हमने हटा दिया। किस विधि से हटा दिया? शुद्धा से। अच्छा, अब जब एक को हमने हटा दिया तो जैसे ही शुद्धा का प्रयोग हुआ कि ठीक उसके बाद एकाधिकेन पूर्वेण, तो एकाधिकेन पूर्वेण इसके जस्ट पहले वाली संख्या में बिंदु के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब 6 3 9, 9 7 16, 16 में 2 अंक हुए, हमने शुद्धा का प्रयोग किया, 6 मिला। एक कहां गया? एकाधिकेन पूर्वेण। इसके जो पहले वाला अंक था अब वो अपने से एक अधिक हो गया। बस यहां तक का जोड़ अब खत्म हो गया, कोई हासिल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम फिर से 5 में 2 जोड़ते हैं, 5 2 7। क्या 7 9 से ज्यादा हो गया? जी नहीं। तो इसका मतलब अभी शुद्धा और एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग नहीं होगा। 7 में अब हम 5 जोड़ेंगे? जी नहीं। यही बात याद रखने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी संख्या के ऊपर बिंदु हो जाएगा तो वह संख्या अपने से एक अधिक होगी। क्या यह 5 है? जी नहीं, यह तो 6 है। तो 5 2 7, 7 6 13, एक से यानी एक अंक से ज्यादा हुआ तो फट से क्या होगा? शुद्धा का प्रयोग होगा। 9 से ज्यादा हुआ नहीं कि शुद्धा का प्रयोग, तो 13 में क्या लग गया? 3, और एक को हमने हटा दिया। जैसे ही शुद्धा का प्रयोग होगा कि तुरंत ही एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हो जाएगा। हमने 4 के ऊपर क्या रख दिया? बिंदु रख दिया। आगे देखते हैं। 6 1 7। अब चूंकि ये 5 है, 7 5 12, 9 से ज्यादा योगफल हुआ, फट से हमने 12 की यहां पर 2 लिखा और एकाधिकेन पूर्वेण का सूत्र का प्रयोग करते हुए 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बिंदु लगा दिया। आइए देखते हैं। अब यहां से जोड़ारंभ करें। 7 4 11, योगफल जो आया वो 9 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 की 1 और शुद्धा का प्रयोग तो हो गया। 7 4 11 में हमने क्या ले लिया? 1। अब एकाधिकेन पूर्वेण, तो इसके पहले क्या कोई संख्या है? तो हम यहां पर 0 मान सकते हैं। 0 के ऊपर हमने एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग कर दिया। 7 4 11 में से हमने शुद्धा का प्रयोग करके 1 लिया और एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करने के लिए आगे कोई संख्या नहीं थी, तो दोस्तों आगे हम 0 मान सकते हैं। 0 के ऊपर हमने एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग कर दिया। आप यह जानते हैं कि यदि किसी संख्या के सबसे पहले 0 लिख दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु अब यहां पर इस 0 का अर्थ हो गया, क्योंकि एकाधिकेन पूर्वेण, अब यह संख्या 0 न होकर के 1 हो गई है। आइए चलते हैं। 7 4 11 में से 1 लिया, एकाधिकेन पूर्वेण। 1 और 4, यह क्या है? 4 है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया है? बिंदु लग गया है। 1 4 5, और ये संख्या क्या है? 1 है। 1 को हमने नीचे उतार लिया। यही योगफल प्राप्त होगा अगर हम इसको स्तंभ विधि से जोड़ करके देखें तो। 6 3 9, 9 7 16, 16 की 6, हासिल लग गए 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13 की 3, हासिल लगे 1, 6 1 7, 1 8 4 12 की 2, हासिल लग गए 1, 7 1 8 4 12 3 15, 15 की 15। तो आपने देखा कि वैदिक विधि की सहायता से हमने इस प्रश्न को कितनी आसानी से हल किया। अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हमें जोड़ना है 5 और 9। हमने जोड़ लिया 9 5 14, शुद्धा 4, एकाधिकेन पूर्वेण फट से कर दिया। अब हम सब कुछ भूल गए। अब हम 4 में क्या जोड़ेंगे? 7, 7 4 11, शुद्धा 1, एकाधिकेन पूर्वेण यहां। बात खत्म हो गई। दोस्तों आपने क्या देखा? 9 5 14, योगफल यहां भी 19 से ज्यादा नहीं हो पाया। अगर हम इसी को स्तंभ विधि से जोड़ते तो 9 5 14, 14 7 21 हो जाता।
लेकिन क्या यहां पर जो पहली लाइन मैंने जोड़ी, क्या यहां पर कहीं भी योगफल 19 से ज्यादा हुआ? जी नहीं। आइए देखिए, 9 5 14, शुद्धा में 4 लिया, एकाधिकेन पूर्वेण। 4 में हमने 7 जोड़ दिया, 7 4 11, अभी भी 19 से ज्यादा नहीं हुआ, 7 4 11। 11 में हमने शुद्धा का प्रयोग किया, 1 मिला, एकाधिकेन पूर्वेण। शुद्धा का प्रयोग होते ही एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हो जाएगा, फट से हमने 4 के ऊपर बिंदी रख दी। आगे देखिए, यह है 6, अब ये क्या बन गया? 4, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण है। 6 4 10, 10 में शुद्धा का प्रयोग किया, 0 मिला, एकाधिकेन पूर्वेण। शुद्धा का प्रयोग होते ही एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग हो जाएगा। अब चलिए, 0 में हमने क्या जोड़ दिया? 5, क्योंकि यह 5 है, तो योगफल यहां पर क्या हो गया? सॉरी, हाँ 5। आगे देखते हैं, 7 में हमने 1 जोड़ लिया, 7 1 8, क्या यह योग 9 से ज्यादा है? जी नहीं, तो अभी हम शुद्धा और एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग नहीं करेंगे। 7 1 8, 8 5 13, शुद्धा 3, एकाधिकेन पूर्वेण, 0 लिख करके उसके ऊपर बिंदु, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, तो 0 लिख करके और उसके ऊपर हमने एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग कर दिया। आगे देखिए, 8 1 9, 9 1 10, 10 शुद्धा 0, एकाधिकेन पूर्वेण। यहां पर आप अगर चाहें तो 0 के ऊपर बिंदु रख करके आप इसको 1 लिख सकते हैं, या 9 1 10 सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं? 10। आपने देखा कि गणित अगर छोटा पढ़ने वाला बच्चा भी होगा तो उसको भी 1 से लेकर के 9 तक की सारी संख्याओं का योगफल आता ही है। केवल इतने का ही काम है इसमें, 19 से ज्यादा योगफल की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए यहां पर 9 5 14, 9 से ज्यादा हुआ, शुद्धा 14 की 4, एकाधिकेन पूर्वेण। 7 4 11, शुद्धा एकाधिकेन पूर्वेण बिंदु। 5 1 6, 6 और 9, ये क्या बन गया है? 9 बन गया है। 9 और 6 15, एकाधिकेन पूर्वेण, फट से शुद्धा से 5, एकाधिकेन पूर्वेण। 5 में हमने जोड़ लिया 4, 5 4 9, 9 में हमने जोड़ दिया 8, 9 8 17, शुद्धा 7, एकाधिकेन पूर्वेण। आगे देखिए, 7 में हमने जोड़ लिया 8, क्योंकि अब यह 8 बन गया है, 8 7 15, 15 की 5, शुद्धा एकाधिकेन पूर्वेण, यहां लग गया। 5 में हमने 5 जोड़ दिया, 5 5 10, शुद्धा का प्रयोग किया तो 0 मिला, एकाधिकेन पूर्वेण, यहां लग गया। अब 0 में हमने जोड़ दिया 10, क्योंकि ये संख्या क्या है? 10 है, तो 10 में अगर हमने 0 को जोड़ दिया तो आया 10, 10 में शुद्धा का प्रयोग किया तो 0 मिला, एकाधिकेन पूर्वेण, यहां लग गया। आइए आगे देखते हैं, 8 में हमने जोड़ लिया 7, अब यह संख्या 7 है, 8 7 15, शुद्धा का प्रयोग किया 5 हो गया, एकाधिकेन पूर्वेण, यहां लग गया। 5 और 5 10, शुद्धा का प्रयोग किया 0 मिला, एकाधिकेन पूर्वेण, यहां लग गया। 0 में हमने 3 को जोड़ दिया, योगफल प्राप्त हुआ 3। यह संख्या चूंकि 1 और 1 है तो 1 1 2। दोस्तों आपने क्या देखा? वैदिक विधि का प्रयोग करके हम अपने योगफल को 19 से ज्यादा होने ही नहीं देते। अगर इसी को स्तंभ विधि से जोड़ते तो 9 5 14, 14 7 21, 21 5 26 तक जाता, 26 की 6 होता। लेकिन हमने कहीं भी अपना योगफल 19 से ज्यादा नहीं होने दिया। जैसे यहां पर 9 5 14 केवल 14 तक आया, 7 4 11 केवल 11 तक आया था, 5 1 6 केवल 6 तक आया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैदिक विधि आपके काम को इतना आसान कर देती है। प्यारे दोस्तों, वैदिक विधि में योगफल ज्ञात करने की शुद्धा और एकाधिकेन पूर्वेण यह तो सूत्र है ही, एक और महत्वपूर्ण सूत्र है निखिलम। निखिलम विधि का प्रयोग करके, निखिलम सूत्र का प्रयोग करके हम योगफल कैसे ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, जल्दी ही हम इस सूत्र पर आपको एक वीडियो देंगे जिसमें कि इस सूत्र की बेहतर ढंग से व्याख्या होगी। दोस्तों, इन्हीं तीनों सूत्रों का प्रयोग करके, इन्हीं शुद्धा, एकाधिकेन पूर्वेण और निखिलम नवतस चरमम दशता, केवल इन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग करके आप देखेंगे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग वैदिक विधि से इतनी आसानी से आप हल कर लेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा।
प्यारे दोस्तों, यह तो विधि रही जोड़ने की। अब हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंकीय योग, जिसे हम इंग्लिश में डिजिट सम भी कहते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब आपको एकदम एकाग्र हो जाना है, कंसंट्रेट हो जाना है, सतर्क हो जाना है, क्योंकि यह विधि जितनी ही आसान है उतनी ही ज़्यादा कठिन भी है। कहाँ पर है कठिन? समझने में नहीं, प्रयोग करने में कठिन। अंकीय योग यह एक ऐसी विधि है जिसको सीख लेने के बाद आपको यह भी सीखना होगा कि इस विधि का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है और कैसे करना है। यह सीखना बेहद ही आवश्यक होगा। तो आइए अब हम अंकीय योग या डिजिट सम पर चर्चा करें और हम यह देखें कि अंकीय योग की सहायता से गणित के जटिलतम प्रश्नों को भी कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अंकीय विधि का प्रयोग हम केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में ही कर सकते हैं। कल्पीय प्रश्नों, मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स में शुद्धः एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रों की व्युत्पत्ति और उनका जोड़ में कैसे प्रयोग किया जाए यह समझाया। दोस्तों, मैंने आपसे यह कहा था कि वैदिक गणित के साथ साथ मैं आपको अंकीय योग विधि भी समझाऊंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठते समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते समय आपको विकल्पों को चुनने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर फिर भी इस बात की गारंटी है कि अंकीय योग विधि, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल के 80 से 90% प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे यह कहा है कि यह विधि जितनी आसान है उतना ही इसको प्रयोग करना टफ है। कहाँ पर इसका प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है, किस प्रश्न में इसका प्रयोग हो सकता है, किस प्रश्न में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, यह आपको समझना होगा अच्छे से। दोस्तों, जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे योग हो गया, फिर उसके बाद अंतर आएगा, घटाना आएगा, फिर गुणा, फिर भाग, फिर उसके बाद विभाज्यता का नियम, मिश्र संक्रियाएं, कोष्ठक, फिर उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक हमारे आगे आते जाएंगे वहां पर उन प्रश्नों में इस अंकीय योग विधि का कैसे हम प्रयोग करें, कहां पर प्रयोग न करें, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे हमारा यह प्रश्न बैंक पीओ 2010 में आया हुआ है। ये दूसरा वाला भी प्रश्न हमारा बैंक पीओ सन 2006 में आया हुआ है। जो तीसरा प्रश्न है वो रेलवे परीक्षा सन 2006 में आया हुआ है। यह प्रश्न पहले मैंने क्यों लिए हैं? आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए। मैं इन प्रश्नों को अंकीय योग विधि से शीघ्रता से हल कर रहा हूं। जब आप देखेंगे कि इन प्रश्नों को हल करने में इतनी आसानी हो जाती है अंकीय योग विधि से, तब आपके अंदर भी एक उत्सुकता होगी कि हम इस विधि को सीखें। तो आइए इस विधि को समझाने के पहले मैं आपको इस विधि की सहायता से इन प्रश्नों के यथोचित ऑप्शन ढूंढ करके बताता हूं कि देखिए इनका सही उत्तर यह है। जैसे मान लीजिए यह प्रश्न एग्जाम में आ गया। अब अगर हम इसको हल करना शुरू कर दें, 160 गुणे 45 बटा 100 धन 250 गुणे 14 बटा 100 धन 23, तो इसको हल करने में मेरी समझ से कितना भी जल्दी आप हल करेंगे तो 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन अंकीय योग विधि हमारी, आइए देखते हैं। 6 1 7 गुणे 5 4 9, ये कैंसिल हो गया। 5 2 7 गुणे 4 1 5, 7 5 35, 5 3 8 धन 3 2 5, 8 5 13, 3 1 4, यानी जिसका अंकीय योग 4 होगा वही आंसर हमारा एग्जैक्ट होगा। 2 1 3 यह नहीं, 8 3 11 1 12, 2 1 3 यह भी नहीं होगा, 3 1 4 यह हो सकता है। आगे देखते हैं 4 1 5, ये नहीं होगा, 130। कितनी आसानी से अंकीय विधि का प्रयोग करके, अंकीय योग विधि का प्रयोग करके हमने इतने बड़े प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ लिया। 130 होगा। दोस्तों
मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूं कि कैसे हल करना है, अभी मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं कि देखिए अंकीय योग विधि का प्रयोग इतना लाभदायी है। आगे प्रश्न है 530 का 20.3 प्रतिशत धन 225 का 16.8%, इसका मान क्या होगा? आइए देखते हैं। 538 सॉरी, मैं जगह बनाने के लिए इसको इरेज कर देता हूं। आइए देखिए 538 8 गुणे 3 2 5 8 पंचा 40, 40 का अंकी योग 4 धन 2 2 2 4 5 4 9, ये पूरा खत्म, यानी 4, जिसका अंकी योग 4 होगा वही आंसर होगा। 3 2 5 1 7 2 9, ये कैंसिल हुआ। 3 2 5 1 6, इसका अंकी योग 6, ये नहीं। 5 4 9, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 3 1 4, ये हो सकता है। 9, ये कैंसिल। 5 4 9, ये कैंसिल। 6 1 7, ये नहीं हो सकता। 8 1 9, ये कैंसिल। 6 5 11 7 18, 8 1 9 0, ये भी नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा अंकी योग 4 आया था, यहाँ भी अंकी योग 4 रहा है, इसलिए 99% चांस है कि यही हमारा आंसर सही होगा। आप अगर इसको हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि यही आंसर हमारा सही है। आगे देखिए 106 गुणे 106 ऋण 94 गुणे 94। यद्यपि इस प्रश्न को आप सर्वसमीका की सहायता से भी हल कर सकते हैं, a² माइनस b² के फार्मूले से, पर फिर भी एक बार हम अंकीय योग इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 1 7 6 1 7 7 7 49, 49 का अंकीय योग 9 4 13, 3 1 4, 9 कैंसिल हो गया। 4 यहाँ 4 चौक 16, 6 1 7, 4 में से 7 को घटा दिया, आ गया ऋण 3। ऋण 3 आ जाए तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 3 गए 6। अब ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये बाद की बात है, ये जब मैं आपको अंकीय योग विधि बताऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसको मैंने 9 में से सब्ट्रैक्ट किया। एक एक चीज़ों का बाकी डिटेल बहुत ही डीप में जाकर के आपको मैं स्पष्ट करूंगा। 6, जिस भी आंसर का योग 6 आएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। 4 2 6 यहाँ पर आ रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 9 1 10 4 14, 9 को कैंसिल करिए। 4 1 5, ये नहीं हो सकता। 9 को कैंसिल करिए। 6 1 7, ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा 2400। आपने देखा कि अंकीय योग विधि की सहायता से गणित के जटिलतम प्रश्नों को भी कितनी आसानी से हल करके हम अपने समय की बचत कर सकते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मायने रखता है। प्यारे दोस्तों, अब तो आपके अंदर उत्सुकता हो ही गई होगी कि आखिर में ये अंकीय योग विधि क्या है और इसको हम जल्दी ही सीखें। आइए देखते हैं अंकीय योग विधि क्या है। आइए दोस्तों, अंकीय योग विधि क्या है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी जाए 431 और आपसे कहा जाए कि इसका अंकीय योग क्या होगा। सीधी सी बात है, इनके अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, बार बार जोड़ लीजिए, अंत में जो केवल एक अंक प्राप्त होगा वही इसका अंकीय योग होगा। जैसे 4 धन 3 धन 1 बराबर 4 3 7 1 8, यही 8 431 का अंकीय योग है। एक उदाहरण और, 5679, 6 5 11, 5 में हमने जोड़ दिया 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27, 7 2 9, 2 और 7 को हमने फिर से जोड़ लिया, केवल एक इकाई में अंक आया, यही 9 5679 का अंकीय योग है। एक उदाहरण और, 4006 का अंकीय योग, हमने 4 में शून्य को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 4 में हमने जोड़ दिया 6, 6 4 10, इसको हमने फिर से जोड़ लिया, 1 धन 0 बराबर 1। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अंकीय योग कैसे निकाला जाए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अंकीय योग को जल्दी से ही निकालने के कुछ नियम हैं, वो आप सीख लें।
जैसे हम अगर आपसे बात करें कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आपने इसके पहले उत्तर दिया था 10 होती है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। प्यारे दोस्तों, मूल अंक जो हमारे होते हैं वह 0 से लेकर के 9 होते हैं, लेकिन ध्यान रहे अंकीय योग विधि में 0 और 9 की वैल्यू बराबर होगी, यानी 0 बराबर होगा 9 के। इसका मतलब यह हुआ कि अंकीय योग निकालते समय यदि कहीं भी 0 हो या 9 शामिल हो तो उसको हम सीधे काट देते हैं और उनका योगफल हम नहीं निकालते हैं। दोस्तों, जैसे हमें 5679 का अभी हमने सभी अंकों को जोड़ करके अंकीय योग कितना प्राप्त किया था? 9। अगर हम इस 9 को हटा भी दें तो बाकी के अंकों का अंकीय योग भी यही प्राप्त होगा। आइए जरा देखिए, 7 6 13, 13 5 18, 18 में 1 और 8 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9। कहने का मतलब कि 0 = 9। कहां पर? अंकीय योग विधि में। कहीं भी अंकीय योग निकालते समय या अंकीय योग की सहायता से प्रश्नों को हल करते समय अंकीय योग में कहीं भी अगर आपको 0 और 9 दिख जाए तो उसको आप क्या करेंगे? कट कर देंगे, उसको छोड़ करके बाकी के अंकों का अंकीय योग आप प्राप्त कर लेंगे। एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे 631 का अंकीय योग क्या होगा? मैं देख रहा हूं कि 6 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। इसको सीधे छोड़ दीजिए क्योंकि 9 = 0। 6 3 9, इसको छोड़ दिया, अंकीय योग क्या बचा? 1। अगर आपको नहीं छोड़ना है तो मत छोड़िए, लेकिन समय आपका ज्यादा लगेगा। कैसे? 6 3 9, 9 1 10, 10 को हमने फिर से जोड़ा तो कितना मिला? 1। यानी कहने का मतलब अगर किसी संख्या में संख्या का अंकीय योग निकालते समय किसी भी प्रकार से अगर आपको 9 मिल जाता है या 0 मिल जाता है तो उसको छोड़ करके बाकी के अंकों का अंकीय योग आपको प्राप्त कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंकीय योग निकालना आपको आ गया होगा। दोस्तों, एक उदाहरण हम आपको और समझाना चाहते हैं। अगर किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई भी संख्या हो और उसमें 9 का गुणा कर दिया गया हो, 9 का गुणा कर दिया गया हो, तो प्यारे दोस्तों उसका अंकीय योग बिना सोचे समझे आप सीधे क्या कह दीजिए? 9 होगा। और 9 = 0, चाहे 0 कहिए चाहे 9 कहिए। दोस्तों कैसे? आइए जरा देखिए, 6 3 9, 9 × 9, 9 9 81, 8 और 1 को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया? 9। एक उदाहरण और, 103 में गुणा करना है 9 से। अगर हमें इसका अंकीय योग निकालना हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे इसका अंकीय योग क्या लिख दीजिए? 9, क्योंकि इसमें गुणा किया गया है किससे? 9 से गुणा किया गया है। कैसे भाई? 3 1 4, 4 × 9, 9 4 36 और 6 3 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंकीय योग के ये दोनों नियम आपको याद रहेंगे। पहला नियम मैंने आपको क्या बताया कि भले ही अंकों की संख्या 0 से 9 होती है, लेकिन आपको 0 = 9 समझना है। जहां पर भी अंकों का योगफल 9 आए उसको काट देना है, 0 के बराबर कर देना है, यानी उसको छोड़ देना है। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम हमारा ये था कि अगर प्रश्नों को हल करते समय कहीं भी 9 से गुणा किया गया हो किसी संख्या में तो सीधी सी बात, बिना उसका अंकीय योग निकाले सीधे आप अंकीय योग क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। प्यारे दोस्तों, चूंकि मैं आपको जोड़ पढ़ा रहा था, योग समझा रहा था, तो आइए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अंकीय योग विधि की सहायता से जोड़ का उत्तर हम कैसे प्राप्त करें आसानी से, यह सीखें। क्योंकि अभी हम केवल आपको क्या बता रहे हैं? जोड़ बता रहे हैं। जोड़ के बाद जब हमारा घटाने का टॉपिक आएगा, गुणा का टॉपिक आएगा, भाग का टॉपिक आएगा, तो उनको भी हल करते समय अंकीय योग विधि का प्रयोग करके सही उत्तर हम जल्दी से कैसे एग्जाम्स में छांट लें, हम आपको ये सिखाएंगे। लेकिन हम भी केवल जोड़ पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हुई हैं और इन संख्याओं का योगफल आपको प्राप्त करना है। योगफल प्राप्त करके सही विकल्पों का चुनाव करना है।
प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि हम अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने में कम से कम 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे, 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग सकता है, और उसमें गलतियां होने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन अब आइए यहाँ पर हम अपने अंकीय योग विधि का प्रयोग करें। आइए जरा देखें, क्योंकि इस संख्या में पहले हमें 9 मिल गया, इसको हमने छोड़ दिया। बाकी के अंकों का अंकीय योग हम ज्ञात करते हैं। 8 5 13, 13 6 19, 19 में हमने फिर जोड़ लिया 9 1 10, 10 में हमने 1 और 0 को फिर जोड़ लिया, इसका अंकीय योग क्या मिला 1। 9 को छोड़ दिया, 5 4 9, ये छोड़ दिया, इसका अंकीय योग 3। 7 2 9, ये छोड़ दिया, 5 2 7 6 13, 1 और 3 को जोड़ लिया तो अंकीय योग 4। यहाँ पर 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 में 4 और 2 को जोड़ लिया तो अंकीय योग आया 6। अब इन अंकीय योग को फिर से हम जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 आया, 14 को हमने फिर से जोड़ लिया, इसका अंकीय योग क्या मिला 5। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जिस भी विकल्प का अंकीय योग 5 के बराबर होगा वो इसका उत्तर हो सकता है। आइए देखते हैं। 5 3 8 3 11, 11 4 15, 15 7 22, 2 2 4, ये नहीं होगा। 5 3 8 4 12, 4 16, 16 8 24, 24 का अंकीय योग 4 2 6, ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं 5 3 8 3 11, 4 15, 15 8 23, 23 का अंकीय योग 3 2 5, नन, यही होगा। दोस्तों, आपने देखा कि इस जोड़ का सही विकल्प हमने इतनी आसानी से ढूंढ लिया। प्यारे दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न आपका हो सकता है कि यह भी तो हो सकता है कि ये जो विकल्प हो नन, यह भी तो इसका आंसर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है आंसर, लेकिन इसीलिए मैंने आपको पहले ये कह रखा था कि अंकीय योग विधि की सहायता से 80 से 90% प्रश्नों को 80 से 90% प्रश्नों को हम जल्दी से आसानी से हल कर लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नहीं रहता है। तो यह केवल ऑप्शन को चूज करने का एक विकल्प है, क्वेश्चन को हल करने का नहीं है। समय आपके पास कम हो, अंकीय योग विधि का प्रयोग कीजिए। 80 से 90% संभावनाएं यहाँ हैं कि आपका वह विकल्प, वह आपका ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन संख्याओं का हमें योगफल इन विकल्पों में से छांटना है। आइए, चूंकि 0 = 9, 9 = 0, इसको हमने छोड़ दिया। 6 5 11 8 19, 19 आया, 19 में 9 1 10, और 10 को हमने फिर जोड़ लिया 1 और 0, तो इसका अंकीय योग कितना आया 1। यहाँ पर 9 को छोड़ दिया हमने। 8 7 15, 15 6 21, 21 में 2 और 1 होता है, उसको जोड़ लिया तो इसका अंकीय योग 3। यहाँ पर 9 को छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया, 4 3 7, 9 को छोड़ दिया, 8 7 15, 15 6 21, 2 और 1 का योगफल 3। अब हम इन अंकीय योग को फिर से जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में धन का चिन्ह है। 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 आया, 4 1 5। अब हमने अपने इन संख्याओं का भी अंकीय योग ज्ञात कर लिया था, जो कि 5 था। अब हम ढूंढेंगे कि किस विकल्प का अंकीय योग 5 है। हम अगर अपने इन चारों विकल्पों में देखें तो ये जो बी ऑप्शन है, इसका अंकीय योग 5 आ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं 90% चांस है कि इन संख्याओं का योगफल बी होगा। दोस्तों, आगे के दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए आइए देखते हैं। हमें इन संख्याओं का योगफल इन ऑप्शंस में से चूज करना है। हमने पहले इनका अंकीय योग ज्ञात कर लिया। 6 5 11 7 18, 9 को काट दिया। 6 5 11 7 18, 18 को जोड़ लिया, 8 1 9, ये कैंसिल हो गया। 9 = 0। चलो आगे देखो, 9 कट गया। 7 6 13 4 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ लिया, 8 मिला। 6 3 9, 5 4 9, कैंसिल, 9 कैंसिल। 8 5 13, 6 19,
19 में 9 और 1 को जोड़ लिया आया 10, 10 को हमने फिर से जोड़ लिया 1 और 0 आया 1। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अंकीय योग 0, इसका अंकीय योग 8, इसका अंकीय योग 1, इनको हमने फिर से जोड़ लिया 8 1 9, 9 में हमने 0 को जोड़ दिया 9, 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी अंकीय योग या तो 9 आएगा या तो 0 आएगा अंकीय योग, वही इसका आंसर हो सकता है। आइए जरा देखें, 9 को कट कर दिया, 7 2 9, ये भी खत्म हो गया, 6 3 9, ये भी खत्म हो गया। इसका अंकीय योग कितना आया, 0 या 9, ये इसका विकल्प हो सकता है। आगे देखते हैं, 6 3 9, 7 2 9 9, ये भी कट गए, ये भी 0 आ रहा है या 9 आ रहा है, 6 3 9, ये कैंसिल हो गया, 9, इसका अंकीय योग 0 होगा, 7 2 9। हमने देखा कि जितने भी ऑप्शन हैं हमारे, सभी के अंकीय योग या तो 0 आ रहे हैं या तो 9। तो क्या क्या इन संख्याओं का योगफल ये तीनों की तीनों संख्याएं होंगी? जी नहीं। अब यहां पर हमारा अंकीय योग विधि या मेथड हमारा फेल हो रहा है। तो अगर ये फेल हो रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, एक विकल्प हमारे सामने और है, हम इसके यूनिट नंबर को, वंस के प्लेस को ऐड कर लेते हैं, यानी इकाई के स्थानों को ऐड कर लेते हैं। इस संख्या में जो इकाई का स्थान है वो 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 27, लास्ट में क्या आया 7, 27 की 7। हम अगर अपने विकल्पों में ध्यान से देखें तो केवल एक विकल्प ऐसा है कि जिसके इकाई के स्थान पर 7 है। इसका मतलब हम 90% चांस है कि हमारा यह विकल्प सही है। आप इस पर टिक कर दीजिए। अच्छा, आगे एक प्रश्न और है हमारे पास। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमें इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करके अपने इन ऑप्शंस में से उसको चूज करना है, राइट आंसर चूज करना है। आइए सबसे पहले मैं इन दी गई संख्याओं का अंकीय योग ज्ञात करता हूं। 5 4 9, ये कैंसिल हो गया, 8 7 15, 5 1 6, 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 8 19, 19 में 9 कैंसिल हो गया, इसका अंकीय योग केवल 1 बचा, 6 3 9, 5 2 7, 5 1 6 4 10 7 17, 17 का अंकीय योग 7 1 8, इसका अंकीय योग 6, धन इसका अंकीय योग 1, धन इसका अंकीय योग 7, धन 8। इन सबको हमने जोड़ लिया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 6 13, 3 1 4, अंकीय योग कितना है 4। अब आइए जरा देखते हैं कि किस ऑप्शन का अंकीय योग 4 मिलता है। 7 2 9, ये कैंसिल, 8 1 9, ये कैंसिल, अंकीय योग 4, 7 1 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 में 2 2 4, यहाँ भी 4 आ गया, 8 1 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 4। समस्या ये हो रही है कि सभी ऑप्शन का अंकीय योग जो आ रहा है वो 4 रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि जब भी अंकीय योग समान आए, किन्हीं भी दो आंसर के अंकीय योग अगर सेम आ जाएं, तो जोड़ के प्रश्न में आप वंस के प्लेस को ऐड कर लीजिए। 8 7 15, 15 2 17, 17 7 24। हम देख रहे हैं 24 की 4, वंस के प्लेस पे क्या मिला 4, इकाई के स्थान पर क्या मिला 4। हम देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन में वंस के प्लेस पे 4 हैं, इकाई के स्थान पर 4 है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, अंकीय योग की यही विशेषता है या ये खामी है इसकी, आप कह लीजिए कि अब यदि इकाई के अंकों को जोड़ने पर भी आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अब यहां पर आपको 2 डिजिट लेने होंगे, यानी इकाई और दहाई दोनों के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 7 15, 15 2 17, 7 24 की 4 हासिल 2, 4 और 2 6, 5 11, 11 9 20, 20 8 28। इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 8। जिस भी ऑप्शन में इकाई और दहाई का अंक 84 होगा, 84 होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है, इसमें इकाई और दहाइकांक मिल करके 84 बना रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, अंकीय योग विधि मैंने पहले भी आपको बता दिया, जितनी आसान है उतना ही ज़्यादा कठिन यह समझना है कि इसका प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको अंकीय योग विधि का प्रयोग कैसे उनके प्रश्नों को हल करने में किया जाए, हम आपको यह समझाते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जोड़ टॉपिक पर हमारा यह वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पसंद आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आपके लिए यह लाभदायी होगा। दोस्तों, वीडियो पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर यह कह दे रहा हूँ कि पार्ट 1 को बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। आगे भी सारे फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर होते रहें, हमारा यह प्रयास होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।